नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ ही आज जिस खबर के साथ हम जनमत की शुरुआत कर रहे हैं वो खबर इस लिहाज से बहुत खास हो जाती है क्योंकि उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। बीजेपी ने दरअसल 1 जुलाई 2025 यानी आज अपनी संगठनात्मक शक्ति को और धार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा दिया है। संगठन पर्व 2025 के तहत पार्टी ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अपने नए रणनीतिक प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट को दोबारा निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया। यह निर्णय देहरादून में हुई राज्य परिषद की बैठक में लिया गया और इसकी घोषणा केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने की। ये वही महेंद्र भट्ट हैं जिनके नेतृत्व में पार्टी ने पहाड़ी राजनीति में स्थिरता लाई, संगठन के स्तर पर अनुशासन कायम किया, पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में सामंजस्य स्थापित किया। यहां पर उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट के नाम पर मुहर लग गई है। एक और पहाड़ी राज्य यानी हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर राजीव बिंदल की वापसी हुई है। डॉक्टर राजीव बिंदल जो एक अनुभवी नेता है, जो पहले भी संगठन की कमान संभाल चुके हैं, जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति को बखूबी समझते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में हुई इस घोषणा ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी अब पुराने लेकिन असरदार चेहरों को फिर से फ्रंट लाइन में ला रही है। तेलंगाना की अगर बात की जाए तो यहां पर नारायण चंद्र रामचंद्र राव को तेलंगाना बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। बीजेपी अब दक्षिण भारत में भी संगठनात्मक रूप पर संगठन के अस्तित्व को ताकत देने के लिए, मजबूती देने के लिए हर वो रणनीति अपना रही है जो जरूरी है। और दक्षिण द्वार के लिए इसीलिए जब संगठन के रूप में ताकत देने की बात आई तो यहां पर यह नाम सबसे आगे मजबूती के साथ उभरा। वहीं अब सबसे दिलचस्प बात मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। यहां पर आखिर क्या हो रहा है? यहां पर मंथन चिंतन अब भी जारी है। सूत्रों की माने तो यहां बीजेपी फिलहाल डमी अध्यक्षों या संघ के करीबी विकल्पों पर मंथन कर रही है। खासकर बंगाल में संघ की पृष्ठभूमि वाले नेता को कमान देने पर चर्चा तेज हो गई है और वो भी इसलिए क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव भी होने हैं। ये पश्चिम बंगाल की आक्रामक और सांस्कृतिक राजनीति को साधने की रणनीति हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए किसी महिला चेहरे को सामने रखा जा सकता है क्योंकि आने वाले वक्त में इस राज्य में चुनाव होना है। लद्दाख और दमन दीव की अगर बात की जाए तो लद्दाख और दमन दीव जैसे संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी नियुक्ति की संभावना जताई जा रही है। यानी ये साफ है कि बीजेपी अब हर उस क्षेत्र में संगठन को ताकत देने की कोशिश कर रही है जहां 2029 की बिसात बिछाई जा रही है। महाराष्ट्र में भी रविंद्र चौहान के नाम पर मुहर लग चुकी है। निर्विरोध प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष रविंद्र चौहान को चुन लिया गया है। पिछले कई दिनों से सभी को इस बात को लेकर बड़ी उत्सुकता थी कि महाराष्ट्र बीजेपी की कमान आखिर कौन संभालेगा, लेकिन अब स्थिति साफ हो गई है। रविंद्र चौहान पहले से ही महाराष्ट्र भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर थे और इसलिए भाजपा में आम सहमति थी कि वो ही इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं और इसलिए उनके नाम की आज औपचारिक घोषणा भी कर दी गई।
इन तमाम नियुक्तियों के बाद अब तक 14 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, लेकिन असली परीक्षा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की है, जिसके लिए पार्टी संविधान के अनुसार 19 राज्यों में चुनाव जरूरी है। अगर हम संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो 37 ऐसे राज्य हैं जो संगठन के रूप में मजबूती देते हैं और अलग अलग राज्य इकाइयों में ही प्रदेश अध्यक्षों का चयन हो रहा है, चुनाव हो रहा है। और इन सब के बीच जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी बहुत जल्द होगा और नए चेहरे के रूप में किसका नाम सामने आएगा, इस पर से भी पर्दा उठ जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल रहे जेपी नड्डा जी, एक ऐसा नेता जिनके पास संगठन का अनुभव भी है और अब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वो कार्यभार भी संभाल रहे हैं। लेकिन क्या नड्डा जी का संगठन में दोबारा वापसी का रास्ता खुलेगा या बीजेपी नए युग की ओर बढ़ेगी नए चेहरे के साथ? ये सिर्फ नियुक्तियां ही नहीं बल्कि आने वाली चुनावी युद्ध की तैयारी भी है। बीजेपी जहां 2029 को साधने की बिसात बिछा रही है, वहीं हर राज्य में संगठन को मिशन मोड पर तैयार करना भी बीजेपी के लिए बड़ी रणनीति का हिस्सा है। और यही वजह है कि 2029 के लिहाज से भी जो एक्शन मोड यहां नजर आ रहा है वो इस संपूर्ण पिक्चर को क्लियर भी करता है, स्पष्ट भी करता है। तो एक तरफ अलग अलग राज्य इकाइयों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन, ये सब कुछ कवायद इसलिए तेज कर दी गई है क्योंकि जो आने वाला समय है वो कई राज्यों में चुनाव का भी समय है। इस साल भी बिहार जो कि चुनावी राज्य है, साल के अंत तक बिहार में चुनाव होना है। यहां पर भी राजनीति बहुत तेजी से करवट ले रही है, यहां पर भी बहुत कुछ बनता बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर भी कुछ नया होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की राजनीति की जब हम बात कर रहे हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर बिहार की राजनीति करवट ले रही है क्योंकि ये सिर्फ सत्ता की अदला बदली नहीं होगी बल्कि स्थिरता, विकास और निर्णायक नेतृत्व की ओर बढ़ता कदम भी माना जाएगा। दरअसल पटना स्थित जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साझा तस्वीरें टांगी गई तो ये कोई औपचारिक पोस्टर अभियान नहीं था, ये था बिहार की भावी दिशा का स्पष्ट ऐलान, उसकी स्पष्ट घोषणा। इन तस्वीरों में महज दो नेता नहीं बल्कि दो विचारधाराएं, दो भरोसे और एक साझा भविष्य का वायदा नजर आ रहा है। नारे गूंज रहे हैं, महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार और साथ ही साथ लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार। ये घोषणाएं हवा में ही नहीं है, इनका आधार है बिहार में हुआ जमीनी बदलाव। ये दृश्य विपक्ष को बेचैन कर गया है, खासकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को, जिनके लिए सत्ता तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता जातिवाद, मुस्लिम तुष्टीकरण और पारिवारिक विरासत ही रहा है। जब जेडीयू दफ्तर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगती है तो यह विपक्ष के लिए धक्का होता है, लेकिन बिहार के मतदाताओं के लिए यह भरोसे का संदेश होता है। जहां एक ओर एनडीए गवर्नेंस की गारंटी है, उनका गारंटी कार्ड है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव वोट बैंक बचाने के चक्कर में संविधान, समाज और सह अस्तित्व की भावना को तार तार कर रहे हैं। गांधी मैदान से दिए गए उनके बयान, ये देश किसी के बाप का नहीं है, न केवल अशोभनीय है बल्कि ये उस राजनीतिक दिवालियेपन का प्रमाण भी है जो सत्ता के लिए कुछ भी कहने को तैयार है। वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र सरकार की पारदर्शिता लाने की कोशिश को तेजस्वी यादव मुस्लिम विरोधी करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए, सरकार में आए तो इस विधेयक को कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि सच्चाई ये है कि ये संशोधन
वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया गया, ताकि उन गरीब मुसलमानों को भी न्याय मिल सके जिनकी संपत्तियों पर वर्षों से चुने हुए मजहबी ठेकेदारों ने ही कब्जा कर रखा है। तेजस्वी इस कानून के पीछे धार्मिक ध्रुवीकरण की साजिश देखते हैं, लेकिन क्या वो ये नहीं समझते कि पारदर्शिता मजहब के खिलाफ नहीं होती, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ होती है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ से जुड़े प्रावधानों पर सुनवाई चल रही है और ऐसे में कोर्ट से पहले सड़क पर निर्णय सुनाना संविधान का अपना अपमान नहीं है तो क्या है। तेजस्वी की ये राजनीति सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, बहुसंख्यकों को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। ये वो रणनीति है जो मुस्लिम वोटों के नाम पर गैर मुस्लिमों को अलग थलग कर देना चाहती है, जबकि मोदी नीतीश मॉडल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर टिका है, जिसमें हर वर्ग, हर समुदाय, हर नागरिक की बराबर हिस्सेदारी है। 2025 के चुनाव जो अब दूर नहीं है, मुहाने पर आ चुके हैं, दहलीज पर आ चुके हैं। बिहार की जनता को अब यह तय करना होगा कि उन्हें विकास चाहिए या विद्वेष चाहिए, स्थिरता चाहिए या सांप्रदायिक उन्माद चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साझा तस्वीर इस बात का संकेत है कि बिहार अब प्रयोगों का नहीं, परिणामों का युग चाहता है। जेडीयू ने मोदी की तस्वीर लगाकर यह साफ कर दिया है कि अब कोई भी भ्रम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए का चेहरा साफ है, नीति साफ है, नियत साफ है और विपक्ष की रणनीति वही पुरानी, डराओ, भड़काओ और वोट काटो। लेकिन इस बार जनता झांसे में नहीं आने वाली। तेजस्वी यादव को समझना होगा कि ये नया बिहार है, ये जात पात की राजनीति को ठुकरा चुका है। ये नया बिहार है जो विकास की परिपाटी को समझता है। ये नया बिहार है जो ये जानता है कि विकास तभी संभव है जब यहां पर बराबरी हो। ये नया बिहार है जो ये जानता है कि विकास की परिपाटी में सांप्रदायिकता नहीं आती। ये नया बिहार है जो ये जानता है कि जाति पाति से नहीं, बल्कि बराबरी से राज्य और राज्यवासियों का विकास संभव है। वक्त अब चुनावों का आने वाला है। बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि जनता ने इस बार किसको साझा समर्थन दिया है। तो बात साझा समर्थन की हो रही है, बात योगदान की हो रही है, सहमति की हो रही है, देशभक्ति की हो रही है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ही, जब भी अब बीजेपी की नीति को अगर देखें तो देशभक्ति और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ कई नीतियां बनी, कई ऐसे एक्शंस लिए गए जिसमें देशभक्ति की भावना छिपी रही। लेकिन अगली खबर हम जो आपके सामने रखने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, ये सारे शब्द शायद डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि वो स्यूडो सेक्युलरिज्म में जी रहे हैं। और यही वजह है कि देशभक्ति को लेकर जो करना चाहिए, जो कहना चाहिए, जो समझना चाहिए, इसके मायने ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देशभक्ति सिर्फ तिरंगा फहराने से नहीं आती। देशभक्ति तब भी दिखती है जब कोई आतंक के पनाहगाह यानी पाकिस्तान, आतंकिस्तान के कलाकारों को भारत में मंच देने से मना करता है। लेकिन बॉलीवुड के खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, कई बड़ी पिक्चरें दी हैं इन्होंने। यहां भारत में उनके बहुत ज्यादा फैंस हैं। लेकिन नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर से कुछ ऐसा कह रहे हैं जो उनके उन्हीं भारतीय फैंस का अपमान कर रही है। नसीरुद्दीन शाह क्या आज वाकई देश के साथ खड़े हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर की मौजूदगी पर जब पूरे देश में विरोध हो रहा है, तब नसीरुद्दीन शाह उनके समर्थन में सामने आकर वही कर रहे हैं जो वो अक्सर किया करते हैं। भारत को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
नासिर साहब कहते हैं कि दिलजीत जिम्मेदार नहीं है, तो क्या एक संवेदनशील अभिनेता को यह सोचने की भी जरूरत नहीं कि वो किसके साथ स्क्रीन साझा कर रहा है? हानिया आमिर वही एक्ट्रेस है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए, भारत के खिलाफ जहर उगला, और अब उन्हीं को भारत में ग्लैमर की चादर उड़ाई जा रही है। और नसीरुद्दीन शाह आपने जो भी कहा, नसीर साहब जो कह रहे हैं, आप पाकिस्तान जाओ, जो पाकिस्तान जाओ कहते हैं, उन्हें आप कैलाश जाओ कहेंगे। क्या यह सिर्फ जवाब था या करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर जानबूझकर किया गया हमला? क्योंकि कैलाश हमारे शिव का धाम है, वो कोई राजनीतिक जुमला नहीं है। बीजेपी विधायक राम कदम ने बिल्कुल सही कहा, नसीरुद्दीन शाह ने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को रौंदा। क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जहां आप पाकिस्तान की तारीफ करें और भारत को नीचा दिखाएं? आपकी फिल्में भारत में देखी जाएं, आपके अभिनय को भारतीय सराहें, अवार्ड भारत दे, सम्मान भारत करे, और अब आप उसी भारत को जुमला पार्टी और गुंडों की भाषा में संबोधित कर रहे हैं। क्यों ना कहा जाए कि यह वही विचारधारा है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सुर में सुर मिलाती है। अशोक पंडित जैसे फिल्म निर्माता साफ कहते हैं, यह सिर्फ फिल्म नहीं, राष्ट्र विरोधी मानसिकता का समर्थन है। और जब वो कहते हैं कि दिलजीत को मना करना चाहिए था, तो बात गलत नहीं है। पाकिस्तान हमारे सैनिकों की हत्या करता है, हमारे लोगों की हत्या करता है, नाम पूछकर, धर्म देखकर गोलियों से छलनी करता है, आतंकवाद फैलाता है, और हम उसकी नायिकाओं को बॉलीवुड में रोल देंगे। अब देश से यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नसीरुद्दीन शाह का यह पोस्ट एक सोची समझी साजिश है? क्या भारत विरोधी मानसिकता से प्रेरित होकर सोशल मीडिया पर कैलाश जैसे पवित्र स्थल का अपमान किया गया? क्या नासिर साहब को देश की जनता और करोड़ों श्रद्धालुओं हिंदुओं से माफी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदुस्तान है ये? नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों को सम्मान प्यार देने वाले हिंदुस्तान के हिंदू हैं। देश अब यह बर्दाश्त नहीं करेगा जहां अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत की संस्कृति, भारत की आस्था, राष्ट्रभक्ति को ठेस पहुंचाई जाए। यह देश अब चुप नहीं रहेगा। अब हर भारतवासी पूछेगा, क्यों बार बार कुछ चेहरों को सिर्फ भारत से ही शिकायत होती है? रिपोर्ट देखिए। नसीरुद्दीन शाह बॉलीवुड का जाना माना नाम, लेकिन अब वही नाम सवालों के घेरे में है। वजह है उनका दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर का खुला समर्थन करना। सरदार जी 3 फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस की मौजूदगी पर देश भर में विरोध हो रहा है, और इस बीच नसीरुद्दीन शाह की फेसबुक पोस्ट ने आग में घी डालने का काम कर दिया। नसीर ने दिलजीत दोसांझ को क्लीन चिट देते हुए लिखा, मैं दिलजीत के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। जुमला पार्टी के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट को आखिरकार हमला करने का मौका मिल गया, लेकिन बस यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने विरोध करने वालों को गुंडा तक कह दिया। सबसे विवादित बात तब सामने आई जब नसीरुद्दीन शाह ने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए लिखा, जो मुझे कहते हैं पाकिस्तान जाओ, मैं कहता हूँ कैलाश जाओ। बस फिर क्या था, ये बात करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट बन गई। कैलाश कोई राजनीति नहीं, वो भगवान शिव का धाम है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है। बीजेपी नेता राम कदम ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि नसीरुद्दीन शाह ने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि कैलाश हमारे लिए पवित्र है, नसीरुद्दीन शाह को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। राम कदम ने इस मामले को महाराष्ट्र विधानसभा में उठाने की चेतावनी भी दी है। वहीं फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने भी नसीर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो राष्ट्रवाद को जुमला बताते हैं और पाकिस्तान जैसे आतंकी राष्ट्र के कलाकारों को गले लगाते हैं। दिलजीत दोसांझ चाहे ना माने, लेकिन किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म करने का फैसला उनका भी था। देश हित में उन्हें साफ इनकार करना चाहिए था।
फेसबुक पोस्ट पर विवाद इतना बढ़ा कि नसीरुद्दीन शाह ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन सवाल अब भी कायम है। क्या दिलजीत दोसांझ को पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म करनी चाहिए थी? क्या नसीरुद्दीन शाह को अपने शब्दों पर माफी मांगनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदू भावनाओं का अपमान जायज है? देश का मूड साफ है। जो भारत को गाली देगा, जो आस्था पर हमला करेगा, उसे देश माफ नहीं करेगा। नसीरुद्दीन शाह की एक पोस्ट ने साबित कर दिया है कि कुछ लोग सिर्फ भारत से ही नाराज हैं और बार बार उसी जहर को बोते हैं। अब देश पूछ रहा है, आप भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोलेंगे कब तक? तो भारत में रहेंगे, भारत का खाएंगे, भारत से सम्मान लेंगे, भारत से प्यार लेंगे, भारत से ही कमाएंगे, लेकिन भारत के ही खिलाफ खड़े होंगे। तो भारत में अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक भारतीय राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जाग चुका है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार के साथ हर एक बाशिंदा खड़ा हुआ है। ये हमने बीते ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख भी लिया है। एक बार फिर से पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो आतंकियों का अड्डा है। एक तरफ हमारे देश में कुछ है पाकिस्तानी प्रेमी, पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, जरा उन्हें आंख खोलकर यह खबर जरूर देखनी चाहिए। पाकिस्तान फिर से वही घिसी पिटी नौटंकी शुरू कर चुका है। एक दिन खून की नदियां बहाने की धमकी, दूसरे दिन शांति और समझौते की दुहाई। पहलगाम में हमला करवाने के बाद अब पाकिस्तान इस बात से हिल गया है कि भारत ने सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला तो ले लिया है, और अब वही पाकिस्तान जो युद्ध की गीदड़ भपकियां देता फिर रहा था, आज भारत से कह रहा है कि संधि बहाल कर दो। भारत के इस सख्त फैसले की जलन पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में साफ दिख रही है। इस्लामाबाद से लेकर न्यूयॉर्क तक पाकिस्तान अब दुनिया को यह समझाने में जुटा है कि सिंधु जल समझौता आज भी वैध है, जीवित है और भारत इसे स्थगित नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि समझौते सिर्फ कागज पर पूरे नहीं निभते, वो नियत से निभाए जाते हैं और पाकिस्तान की नियत में ही खोट है। जिस देश की जमीन से आए दिन भारत विरोधी आतंकी भेजे जाते हैं, जहां मस्जिदों के नीचे से AK-47 और RDX निकलता हो, जो आज भी खालिस्तानी और कश्मीरी आतंकियों की खुली पनाहगाह बना बैठा है, वो आज सिंधु जल संधि पर बात कर रहा है। क्या पाकिस्तान ये समझता है कि वो भारत पर हमला करवाता रहेगा और हम उसके हिस्से का पानी उसी तरह बहाते रहेंगे? क्या भारत अब भी उसी 1960 वाली सोच में जिए, जबकि पाकिस्तान 2025 में भी जिहादी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया है? अब पाकिस्तान ने हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का हवाला देना शुरू कर दिया है। कहता है कि कोर्ट ने कहा है कि संधि वैध है। अरे, जिस कोर्ट को भारत ने कभी मान्यता दी ही नहीं, उस कोर्ट की दुहाई पाक दे रहा है। और इस्लामाबाद की गली में खड़े इशाक डार साहब कहते हैं कि भारत संधि को एक तरफा स्थगित नहीं कर सकता। तो क्या भारत आपकी बपौती है जो हर बार आपको माफ करता रहेगा? आज पाकिस्तान को यह समझना होगा कि समझौते उस वक्त तक चलते हैं जब तक विश्वास जिंदा होता है। जब आपके हाथ खून से सने हो, जब आपकी जुबान झूठ और धोखे से भरी हो, तब कोई भी संधि सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा बन जाती है। भारत अब बदल चुका है। पहलगाम हो या पुलवामा, अब हर हमला सिर्फ जवाब नहीं, हिसाब मांगता है। पानी की हर बूंद अब देश की सुरक्षा से जुड़ी है और पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि अगर वो हमारी जमीन छेड़ेगा तो हम उसका पानी बंद कर देंगे। ऐसे में सवाल उठता है
क्या सिंधु जल संधि अब सिर्फ कागजी दस्तावेज है? क्या आतंकी पनाहगाह को पानी देना भारत की कमजोरी है? और क्या भारत को अब 1 के बदले 10 की नीति पर चलना चाहिए? तो इन सवालों का जवाब आने वाले समय में ही जल्द मिल जाएगा, लेकिन तब तक शायद पाकिस्तान प्यासा ही मरेगा, क्योंकि भारत ने इस बार पाकिस्तान को ऐसी चोट दी है जो पाकिस्तान को लगातार बिलबिला रही है। भारत की चोट से पाकिस्तान बौखलाया है, बिलबिलाया है, और यही वजह है कि सिंधु जल संधि को लेकर अभी भी वो समझ नहीं पा रहा है कि भारत के लिए न्यू नॉर्मल जो पॉलिसी है, जो ऑपरेशन सिंदूर की न्यू नॉर्मल पॉलिसी है, वही पाकिस्तान को उसकी असली औकात तक, असली चेहरा, असली सबक सिखा रही है। भारत अपने स्टैंड पर क्लियर है। भारत ने साफ कह दिया है कि ट्रेड और टेररिज्म, टॉक और टेररिज्म साथ नहीं चल सकता, खून और पानी साथ नहीं बह सकता। और यही वजह है कि पाकिस्तान को पहले अपनी नीति, नियत दोनों साफ करनी होगी, आतंकवाद को समूल खत्म करना होगा, तब जाकर वो भारत से इस उम्मीद में आगे बढ़ सकते हैं कि भारत सिंधु जल समझौते को लेकर कोई कदम आगे बढ़ाएगा। न्यूयॉर्क में एक बार फिर से हिंद प्रशांत क्षेत्र की गूंज सुनाई दे रही है। इस बार आवाज भारत की तरफ से आई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर क्वाड के अहम विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंच चुके हैं, और समिट से पहले उन्होंने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात कर भारत जापान रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई दे दी है। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि हम बुनियादी ढांचे, निवेश और क्षेत्रीय स्थिरता पर मिलकर आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, जब बात हिंद प्रशांत की हो और भारत पाकिस्तान की साझेदारी की हो, तो ड्रैगन की छटपटाहट स्वाभाविक है। जयशंकर की ये यात्रा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के निमंत्रण पर हो रही है, और क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत में चीन की विस्तारवादी नीतियों के सामने एक मजबूत दीवार खड़ी कर रहे हैं, और यही वजह है कि ड्रैगन के पेशानी पर बल है। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, नई तकनीक और आपातकालीन सहयोग जैसे 4 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। ये सभी क्षेत्र चीन की टेंशन के केंद्र में है, लेकिन भारत इस मंच पर सिर्फ कूटनीति नहीं कर रहा है। यहां से भारत ने आतंकवाद पर भी खुली हुंकार भरी है। संयुक्त राष्ट्र में आयोजित एक प्रदर्शनी में जयशंकर ने कहा, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद चाहे कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, वो मानवता और शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका ने भी भारत का समर्थन करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। ये कहना ही पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। ये संदेश आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान और उसके सरगना ईरान और साथ ही साथ टर्की, चीन, इन सब के लिए साफ संदेश है। क्वाड बैठक में अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक देशों का ऐसा मंच है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पारदर्शिता, स्थिरता और कानून का सम्मान करना चाहता है। चीन की मनमानी और दबाव की राजनीति यहां नहीं चलेगी। भारत जैसे देश अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहीं ईरान पर भी अमेरिका का सख्त रुख सबके सामने आया। अमेरिका ने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ में ईरान हथियारों का निर्माण कर रहा है। अगर मकसद, अगर उद्देश्य शांति होता तो बंकरों में यूरेनियम नहीं छिपाया जाता। अमेरिका ने यह भी साफ किया कि ईरान
आतंक को पालने पोसने वाला देश है। हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठन उसकी गोद में पलते हैं। नतीजा साफ है, क्वाड अब महज वार्ता मंच नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक की नई रीढ़ बन रहा है और भारत उस रीढ़ की सबसे मजबूत हड्डी है। चाहे चीन हो या आतंक के सरगना, अब हर साजिश का जवाब हिंदुस्तान देगा, वो भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के अंदाज में, सीधा, सटीक और राष्ट्रहित में अडिग। एक तरफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में नियमित सुनवाई शुरू हो रही है, जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी आरोपी हैं। करोड़ों की संपत्ति कैसे ट्रांसफर हुई, किस तरह यंग इंडियन के जरिए नेशनल हेराल्ड की जमीन और इमारतों पर कब्जा किया गया, अब अदालत इसका जवाब मांगेगी। दूसरी ओर गंभीर मामला फिर सुर्खियों में है। पंडित नेहरू के 51 बक्सों में बंद वो निजी पत्र जिन्हें कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने पास मंगवा लिया और आज तक म्यूजियम को वापस नहीं किए। इतिहासकारों की मांग है कि या तो ये पत्र लौटाए जाए या इनकी कॉपी देकर फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए ताकि यह तय हो सके कि इनमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। सबसे बड़ी चर्चा नेहरू और एडविना माउंटबेटन के बीच पत्राचार को लेकर है। क्या इन पन्नों में कुछ ऐसा है जिसे कांग्रेस राजनीतिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए छुपा रही है? तो क्या कांग्रेस सच में भाग रही है? एक केस अतीत के दस्तावेजों का है, दूसरा वर्तमान की अदालत का, लेकिन दोनों की एक ही चिंता है कि सच सामने आ गया तो क्या होगा। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई अब 2 जुलाई दिन बुधवार से हर दिन होगी। यह वही केस है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। अब जब केस की सुनवाई रोज होगी तो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर कानूनी शिकंजा कसना लगभग तय माना जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में आरोप है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की करोड़ों की संपत्ति को यंग इंडिया के जरिए हथियाया गया और यंग इंडिया में 76% हिस्सेदारी सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास दे दी गई। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक मीडिया हाउस को अपनी मिल्कियत बना लिया था? ये पूरा विवाद क्या है आपको बताते हैं। नेशनल हेराल्ड मामला इंडियन नेशनल कांग्रेस और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल के बीच 90.25 करोड़ रुपए के लेन देन से शुरू होता है। ईडी का आरोप है कि यह लोन यंग इंडिया नामक कंपनी को सिर्फ 50 लाख रुपए में हस्तांतरित कर दिया जाता है, जिसके पीछे 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश थी। कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि एजेएल की संपत्ति का असली मालिक कौन है, क्या शेयरधारक ही मालिक है? इस सवाल का जवाब बुधवार से शुरू हो रही रोजाना की सुनवाई में मिल सकता है। और इस बीच दूसरा विवाद भी सामने आ गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ यह मामला है। वहां रखी गई देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की निजी चिट्ठियों को लेकर सरकार ने कहा है कि कई दस्तावेज सालों से आम जनता से छुपा कर रखे गए। अब इन्हें सार्वजनिक किया जा रहा है ताकि देश को पता चले कि नेहरू की असल सोच क्या थी। सवाल ये भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री की चिट्ठी क्या ये कांग्रेस परिवार की निजी चिट्ठियां हैं जिसे वे सार्वजनिक नहीं करना चाह रही हैं? उन चिट्ठियों में ऐसा क्या है जिसे वो प्रधानमंत्री म्यूजियम को वापस नहीं करना चाहती? एक और नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट की कार्रवाई तेज हो रही है तो दूसरी ओर नेहरू युग से जुड़े तथ्यों को भी नए सिरे से खंगाला जा रहा है। क्या इन दोनों मोर्चों पर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है? और देखने वाली बात यह होगी कि क्या जमानत पर चल रहे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस मामले में सजा भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन।
तो क्या नेहरू गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? आगे क्या होगा? आखिर कौन से राज छिपे हैं इन पत्रों में? उसका खुलासा होगा तो क्या होगा? इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आज क्या हुआ है भारत में? आज वो कौन सी उपलब्धि है जिसने भारत की ताकत को समुद्र में बढ़ा दिया है? अब हम बात इसकी करेंगे, क्योंकि हम जनमत के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। वक्त आज की गुड न्यूज, आज की पॉजिटिव न्यूज का है। आज हिंदुस्तान की ताकत समुद्र में और ज्यादा बढ़ गई है और ज्यादा घातक हो गई है दुश्मनों के लिए। भारत ने आज 1 जुलाई 2025 को दुश्मनों को खुली चेतावनी दे दी है। अब अगर हिंद महासागर में आंख उठाई तो आईएनएस तमाल तुम्हारे अस्तित्व को निस्तनाबूद कर देगा। रूस के कलिनिनग्राद में भारतीय नौसेना का नया स्टील्थ फ्रिगेड आईएनएस तमाल नौसेना में शामिल हो गया है और इसके साथ ही दुश्मनों के पसीने भी छूट गए हैं। आईएनएस तमाल सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, यह भारत को बढ़ती सैन्य शक्ति देने वाला आधार बन रहा है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक स्तर पर दहाड़ती हुई उस आवाज का नाम है जो कहती है अब भारत किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि भारत ही अब दिशा तय करेगा। ये वही आईएनएस तमाल है जिसकी रडार पर आना मतलब मौत से टकराना। इसकी स्टील्थ तकनीक और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें उस दुश्मन को जवाब देंगी जो कराची के रास्ते भारत के खिलाफ साजिश करता है या हिंद महासागर में चीन की चालबाजी करता है। तमाल जैसे युद्धपोत की तैनाती ही अपने आप में पाकिस्तान और चीन के लिए सीधा संदेश है। अब हिंदुस्तान की सरहदें जमीन तक सीमित नहीं, समंदर में भी बम की तरह दहाड़ रही हैं। आईएनएस तमाल में जितनी मारक क्षमता है उतनी ही उसमें हिंदुस्तानी आत्मा है। यह भारत का आखिरी विदेश में बना युद्धपोत है। इसके बाद अब भारत खुद अपने घातक युद्धपोत बनाएगा। ब्रह्मोस और टाटा और बेल टाटा और केल्ट्रॉन जैसी स्वदेशी कंपनियों की टेक्नोलॉजी से सजा ये युद्धपोत बताता है कि भारत अब मेक इन इंडिया से शक्तिशाली इंडिया बन चुका है। आईएनएस तमाल को अरब सागर में तैनात किया गया, वो इलाका जहां कराची बंदरगाह है, जहां से भारत के खिलाफ नफरत के जहाज रवाना होते हैं। लेकिन अब वो रास्ता भारत के सबसे घातक हथियार की निगरानी में है। कोई हरकत हुई तो पलटवार नहीं, सीधा प्रहार होगा। आईएनएस तमाल का अगर आपके सामने विस्तार से वर्णन करें तो आईएनएस तमाल, ये जो नाम आया है वो तमाल वृक्ष से नहीं, इंद्र की तलवार से लिया गया है। यानी जो गिरे वो फिर उठ ना सके। इसका मैस्कॉट जबवंत है, पौराणिक भालू योद्धा जो भारत की परंपरा का प्रतीक है और रूसी भालू के साथ मिलकर यह बताता है कि भारत रूस की जोड़ी अब सिर्फ दोस्ती की नहीं, युद्ध क्षमता की नई मिसाल बन रहा है। आज आईएनएस तमाल हिंद महासागर में तैनात है। कल भारत के बनाए त्रिपुट क्लास युद्धपोत भी साथ होंगे और ये पूरा बेड़ा बताएगा कि समंदर में अब एक ही राज चलता है, इंडियन नेवी का। दुनिया सुन ले, भारत अब समंदर का राजा है और राजा जब लहरों पर चलता है, लहरों पर चढ़ जाता है तो दुश्मन किनारों से ही भागते फिरते हुए नजर आते हैं। तो ये भारत की दहाड़ है, ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है। तस्वीर और बुलंद होगी क्योंकि भारत है जो सिर्फ और सिर्फ बढ़ना जानता है, रुकना नहीं जानता, थकना नहीं जानता। एक बेहतर तस्वीर हमारे बीच बहुत जल्द होगी। इस उम्मीद के साथ जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।